हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं वन शॉट ऑफ द चैप्टर नेम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को डिटेल में कवर करवा दूंगी, साथ ही साथ इसके PYQs जो नीट में आ चुके हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो जितने PYQs बन सकते हैं वो भी डिटेल में कवर हो जाएंगे। चैप्टर तो हमारा डिटेल में कवर हो ही जाएगा और आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम यहाँ पे किसकी, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इकोलॉजी एक टर्म होता है, ये जो चैप्टर है ये इकोलॉजी के अंदर आता है। अब इकोलॉजी क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, स्टडी इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल से जो इंटरेक्शन होती है एक ऑर्गेनिज्म की, हम उसको ही इकोलॉजी कह देते हैं। ठीक है, अब ये मैंने ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बताया, अब हम डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट होता क्या क्या है? लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, सॉइल हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो कि हमें पता भी हैं, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, देन ऑर्गन, देन ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक टर्म का आपको मतलब पता होना चाहिए, है ना। इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम। ठीक है, पॉपुलेशन तक तो आप याद कर लेते हो लेकिन बाद में आपको नहीं समझ आता है ना। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होती है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी, पॉपुलेशन। सी फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन एक ग्रुप होता है सेम स्पीसीज़ का। ठीक है, पहले तो ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है यहाँ पे? सेम ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज़ लिविंग इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, ये आप लिख सकते हो पॉपुलेशन में। कम्युनिटी में क्या लिखोगे? डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीसीज, है ना, इंटरेक्टिंग। ठीक है, ओके। ना इकोसिस्टम क्या है? डिफरेंट स्पीसीज कह लूँ या पॉपुलेशन कह लूँ, अब तो यहाँ पे पॉपुलेशन की बात आ गई, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है? सेम स्पीसीज का एक ग्रुप है। ठीक है, तो डिफरेंट पॉपुलेशन में मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, तो मैं कह दूँ कि डिफरेंट पॉपुलेशन या स्पीसीज़ का ग्रुप इंटरैक्ट कर रही हैं, है ना, विथ द इन्वायरमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई जो मैंने आपको बताई। इन टर्म्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ठीक है, अब एक और टर्म आ जाता है बायोम। बायोम क्या होता है? बायोम जो होता है वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर एक डेफिनाइट रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर हो, तो उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं बायोम। वहाँ पर जो स्पीसीज़ रहती है ना, उसको हम बोल देते हैं बायोम। अब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, द एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन अ सेम हैबिटेट प्लेइंग स्पेसिफिक फंक्शनल रोल इज कॉल्ड बायोटिक कम्युनिटी। बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज़ जो कि सेम हैबिटेट में रह रही हैं, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो उसको हम बायोटिक कम्युनिटी कह देते हैं। अब यहाँ से देखो बायोम्स, मेजर बायोम्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे अलग अलग जगह की, मैंने कहा, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे डेजर्ट में यहाँ पे कम रेनफॉल होती है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और ग्रासलैंड में यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर और कम रेनफॉल होती है। वहीं अपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखते हैं हम, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज़। जो ट्रीज़ जो होते हैं वो वर्टिकल स्टेटस में लगे होते हैं इन द फॉरेस्ट। उनकी हाइट पे डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े हैं या छोटे हैं। ठीक है, लार्ज वुडी वाइन्स आर ऑल्सो कॉमन इन दिस फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लांट, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे ट्रीज़ होते हैं इस फॉरेस्ट में। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका काम जो होता है वो नीचे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स एंड सब्स, उसमें एक मॉडरेट यहाँ पे लाइट पहुँचे, ना ज़्यादा ना कम, जितनी उनको चाहिए वो यहाँ पे पहुँचती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे इसको ग्राफ के थ्रू इन सबको। ये रहा हमारा ग्राफ, तो ग्राफ भी आप देखोगे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमारे पास दे रखा है क्या? एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन, एंड वाई एक्सिस में हमारे पास क्या दे रखा है? टेम्परेचर दे रखा है। नाउ सी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि यहाँ पर डेजर्ट का तो कम यहाँ पे रेनफॉल है,
ये तो हमें यहाँ से दिख ही रहा है, और प्लस उसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद आप देखोगे आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है और प्रेसिपिटेशन भी अबाउट इतनी है, तो यहाँ पे ठंड बहुत होगी। आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में टेम्परेचर बहुत कम है। देन उसके बाद ग्रासलैंड है, ठीक है। और देन हमारे सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो किस में होती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और टेम्परेट में आप देखोगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पे उसका जो रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों ही मॉडरेट होते हैं, और कॉर्निफेरस थोड़ी ठंडी जगह है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम है। अब अबायोटिक फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। मेजर अबायोटिक और फिजियोकेमिकल फैक्टर्स आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, ठीक है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो है हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो होता है उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है हमें। टेम्परेचर जो है सीजनली वेराई करता है लैंड पे, इंक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल्स एंड ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम प्लेन्स टू हिल्स, ठीक है, इंक्रीजेस फ्रॉम हिल्स टू प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे ये मैंने यहाँ पर अपनी अर्थ बनाई, तो हमें क्या पता है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिवीज़न हो रखे होते हैं, या हम अपनी एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ आर पोल्स, ठीक है, ये हमारे पोल्स हैं, और ये हमारा जो है वो है टेम्परेट रीजन, ठीक है, टेम्परेट जोन कह सकती हूँ मैं। और यहाँ पे ये जो है ये हमारा जो है वो है ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, जैसे जैसे हम यहाँ पे ऊपर साइड जाते जाएंगे, यानी कि फ्रॉम टुवर्ड्स पोल जाते रहेंगे फ्रॉम ट्रॉपिकल जोन, तो आप देखोगे यहाँ पे टेम्परेचर वॉज डिक्रीजिंग जब हम कहाँ से, ट्रॉपिकल से पोल की साइड पे जाते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई, ओके। नाउ सब ज़ीरो पोलर एरियाज़ में, या देखो सब ज़ीरो यानी कि माइनस में चला जाता है टेम्परेचर पोलर एरियाज़ में या हाई एल्टीट्यूड में, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। ट्रॉपिकल डेजर्ट में 15 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, और थर्मल और हाइड्रोथर्मल बैंड्स में यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस अबाउट टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं उसमें एंजाइम, काइनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म इंक्लूडेड रहता है। तो यहाँ पे एंजाइम को एक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात की गई है कि यहाँ पे स्नो लिपार्ड जो होता है हिमालयंस में ही पाया जाता है, ना कि केरला में, ठीक है। ऐसे ही जैसे पोल्स में यहाँ पे पोलर बेयर रहते हैं, तो वो वहाँ पे पोल्स में ही पाए जाएंगे, ठीक है, वो यहाँ पे केरला में या और कोई भी ऐसे गर्मी वाली जगह पे नहीं पाए जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द थर्मल टॉलरेंस ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, यूरीथर्मल जो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, और स्टेनोथर्मल जो कि यहाँ पे नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। तो आपको डिफ्रेंसिएशन भी आ सकता है, और टेम्परेचर के बेसिस पे यहाँ पे आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो यूरीथर्मल और यहाँ पे स्टेनोथर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहे हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को यहाँ पे ये टॉलरेट कर रहे हैं, और ये यहाँ पे नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को यहाँ पे टॉलरेट कर रहे हैं, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जांपल्स दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यूरीथर्मल हो जाएगा आपका मैमल्स एंड बर्ड्स एक्सेट्रा, और यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो पोलर बेयर का, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना, वाटर के बारे में बात करेंगे। इट इज़ अ सेकंड मोस्ट इम्पैक्टिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। सेकंड टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आफ्टर द टेम्परेचर। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द वाटर, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ए स्पेशल एडेप्टेशन फॉर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर नहीं होगा तो उनकी अडेप्टेशन होगी, और ऐसी भी अडेप्टेशन जहाँ पे ज़्यादा ही पानी होता है उनकी भी अडेप्टेशन होती है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे फॉर एक्वेटिक एनिमल्स वाटर, देखो एक्वेटिक जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए वाटर, पीएच, सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड केमिकल कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
ठीक है। सैलिनिटी जो होती है इनलैंड वाटर की वो लेस देन 5% होती है, या पार्ट्स पर 1000 पीपीटी दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। सी, यहाँ पे सी की होती है 30 to 35%, और हाइपर सलाइन लगून्स की यहाँ पे ग्रेटर देन 100% होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द टॉलरेंस सैलिनिटी ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, यूरी हेलाइन और स्टेनोहेलाइन। अगेन द सेम थिंग, मैं कह सकती हूँ यूरी हेलाइन, ठीक है। वहाँ पे क्या था, यूरी थर्मल और स्टेनोहेलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे यूरी सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे वाइड रेंज आप लिख सकते हो, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे रेंज ऑफ सैलिनिटी आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो एग्जांपल्स में आप यूरी हेलाइन लिख सकते हो, सैल्मन फिश, ठीक है, एक्सेट्रा। और यहाँ पे आप स्टेनोहेलाइंस में लिख सकते हो शार्क लिख सकते हो, हाँ शार्क लिख सकते हो। शार्क भी एक पर्टिकुलर जहाँ पे उसे उस हैबिटेट में वो जहाँ पर होता है वहीं पर मिलता है। शार्क भी आपको नॉर्मल वाटर्स में ऐसे ही देखने को नहीं मिल जाता है, जबकि सैल्मन फिश आप देखोगे वो नॉर्मली वाटर में भी कभी कभी देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, फ्रेश वाटर एंड सलाइन ऑर्गेनिज्म सफ़र फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स इफ़ दे स्विच देयर हैबिटेट। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि मैं आपको डिटेल में कंसेप्ट बताऊंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके के वीडियोस जो आपको और नए चैप्टर के चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट में एक बार ही बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फटाफट से क्या बात हो रही है, कि जैसे कि मैंने बोला आपसे कि यहाँ पर सपोज़ करो दिस इज़ अ फ्रेश वाटर, ठीक है, हेयर इज़ अ फ्रेश वाटर एंड हेयर इज़ अ आपका कोई भी जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो मेराइन भी ले सकते हो आप लोग ऐसे, ठीक है, या जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी वहाँ होगा क्या, यहाँ पर है यहाँ पे फ्रेश वाटर है, ऑर्गेनिज्म में भी यहाँ पे फ्रेश वाटर ही, यानी कि अंदर से सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम रहेगी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। जब ये ऑर्गेनिज्म यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, ठीक है, और इनका रिलेशन ही कुछ इस तरीके से होता है कि वाटर वॉज लाइक वाटर जो है सॉल्ट को देख के यहाँ पे बाहर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहता है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो होगा वो कमिंग आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगी या प्लाज्मोलाइसिस भी हो जाएगी, और उधर का केस क्या होगा, अगर इधर आ जाएगा तो एंडोस्मोसिस हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। लाइट एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं वो लो लाइट कंडीशन में अडोप्टेड होते हैं, है ना, और वो टॉल ट्रीज से कवर्ड होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ट्रॉपिकल रीजन में बड़े बड़े यहाँ पे ट्रीज़ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे नहीं होते, छोटे भी होते हैं, ठीक है, वो उनके नीचे ही अडोप्टेड है। अब यहाँ पे फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग करने का टाइम होता है एक यहाँ पे प्लांट का, तो वो यहाँ पे फोटो पीरियोडिज्म एक टर्म दे दिया गया, इज एन एसेंशियल फीचर रिलेटेड टू द लाइट। सम एनिमल्स बर्ड्स आल्सो डिपेंड ऑन द डे लाइट फॉर देयर माइग्रेटरी एंड फॉरेजिंग एक्टिविटीज़। जैसे कि यहाँ पे दो तरीके के मैं बता दूँ कि एनिमल्स होते हैं, जो डे टाइम में फीड करते हैं और जो नाइट टाइम में फीड करते हैं, है ना। तो डे टाइम में फीड करने वाले को हम क्या बोल देते हैं, मैं लिख देती हूँ, डे टाइम में फीड करने वाले को क्या बोलते हैं हम, डायोर्नल, ठीक है, और नाइट टाइम में फीड करने वाले को क्या कह देते हैं, उसको हम बोल देते हैं नॉक्टर्नल, ठीक है। तो ये दो यहाँ पर मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी है। अब आगे बात करेंगे कि यहाँ पर लाइट का सोर्स क्या है। अब लाइट का अल्टीमेट सोर्स जो है वो सन है, ठीक है, और टेम्परेचर का भी। कुछ मैराइन प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं डीप ओशियंस में, उनमें भी लाइट नहीं पहुँचती है। तो सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, ये तीनों के तीनों वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या पर्कुलेशन कैपेसिटी देखते हैं सॉइल की। कौन कौन से तीन है, सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, ठीक है।
अब यहाँ पे वेजिटेशन कौन डिटरमाइन करता है और एनिमल ऑफ द एरिया, तो वो वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का मिनरल कॉम्पोजिशन कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। तो ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर एक वेजिटेशन को डिटरमाइन करती हैं और वहाँ पे कौन सा एनिमल होगा उसको डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, बेंथिक एनिमल्स जो होते हैं वो डीप वाटर्स में रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेडिमेंट टू सर्वाइव। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। रिस्पॉन्सेज टू अबायोटिक फैक्टर्स, किस तरीके से रिस्पॉन्सेज देते हैं यहाँ पे अबायोटिक फैक्टर्स पे, जैसे कि यहाँ पे रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ग्राफ से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे एक्सेस पे हमारे पास है यहाँ पर एक्सटर्नल लेवल, यहाँ पर है इंटरनल लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप कि जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं वो है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो वो यहाँ पे रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, और जो अपना टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो भी अपना टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट अपना कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको हम कन्फर्मर्स बोल देते हैं। ठीक है, और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर होते हैं कि एक टाइम तक तो वो यहाँ पे अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, बट अप टू अ शॉर्ट रेंज, मैं कह सकती हूँ कुछ स्पेसीज़ के पास ऐसी एबिलिटी होती है टू रेगुलेट, बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट कंडीशन, है ना। तो वहाँ तक ये यहाँ पर अपना जो टेम्परेचर वो बढ़ा पाते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसको हम पार्शियल रेगुलेटर बोल देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे अडेप्टेशन बाद में देखते हैं। इनकी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ये अपना बॉडी मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब होम्योस्टेसिस क्या होती है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, कैन बी मेंटेन नेचुरली और आर्टिफिशियली, बस हमें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। ठीक है, थ्रू द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे होम्योस्टेसिस जो होता है वो थर्मो रेगुलेशन और या ओस्मो रेगुलेशन को इंश्योर करता है इन बर्ड्स एंड मैमल्स। Mammals adapt to varying environment due to the ability to maintain their constant body temperature. Conformers क्या होते हैं, plants और animals change their body temperature and osmotic concentration according to the external environment. ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्लोकिलोथर्म्स होते हैं, वो यहाँ पे अपना टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदल लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स चेंज बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन विद चेंजेस इन एनवायरनमेंट। थर्मो रेगुलेशन इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस फॉर द स्मॉल एनिमल। ठीक है, तो थर्मो रेगुलेशन में क्या चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है। अब एटीपी जो होते हैं वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए जैसा इन्वायरमेंट होता है वो वैसे ही उनको अडॉप्ट करना ही पड़ता है। एनिमल माइग्रेट, अब माइग्रेट की बात करेंगे। व्हेन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ नॉट गुड टू सर्वाइव दे रिटर्न व्हेन बिकम फेवरेबल। ठीक है, कुछ पार्ट में जैसे साइबेरियन बर्ड्स कम टू भरतपुर क्योलाडियो नेशनल पार्क ड्यूरिंग द विंटर्स टू एस्केप द स्वानी वेदर ऑफ द नॉर्थ पोल्स। ठीक है, तो नीट 2014 का एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। साइबेरियन क्रेन कहाँ आती हैं, भरतपुर क्योलाडियो नेशनल पार्क। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर्स यानी कि वहाँ पर जो विंटर्स होती है नॉर्थ पोल में, उसको एस्केप करके यहाँ पर आती हैं। ठीक है, ओके। सस्पेंड क्या होता है, सस्पेंड से समझ आ रहा है कि कुछ यहाँ पर कुछ देर के लिए कोई एक्टिविटी यहाँ पर सस्पेंड हो रही है। लोअर प्लांट फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, वो हार्श इन्वायरमेंट में बाय फॉर्मिंग अ थिक वॉल्ड स्पोर्स स्पोर बना लेते हैं। ठीक है, और हायर प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, अपनी सीड यहाँ पे डॉर्मेंट हो जाता है उनका। ठीक है, तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है उसके बाद यहाँ पे सीड जर्मिनेट करता है। बियर्स हाइबरनेट करते हैं, तो दो टर्म्स आते हैं यहाँ पर, मैं कह सकती हूँ कि हाइबरनेशन। ठीक है, हाइबरनेशन, और एक होता है हमारे यहाँ पे एस्टिवेशन। ठीक है, तो हाइबरनेशन क्या होती है हमारी, मैं कह सकती हूँ कि हाइबरनेशन हमारी क्या होती है, विंटर स्लीप। ठीक है ना। एग्जाम्पल बताओ आप लोग, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो बियर। ठीक है, और एस्टिवेशन क्या होती है, समर स्लीप, है ना। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप, फिश एंड स्नेल। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये दो चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी आपको। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बियर्स हाइबरनेट करते हैं विंटर्स और एस्टिवेशन समर,
है ना। और डायपर्स में क्या होता है, जो जू प्लेंटन्स होते हैं वो अपनी कुछ सस्पेंड कर देते हैं डेवलपमेंट कुछ देर के लिए, ठीक है। तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो वापस से वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे आगे, अडेप्टेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब अडेप्टेशन है ना, अनफेवरेबल कंडीशन आ रही है तो माइग्रेट, हाइबरनेट, सस्पेंड हो गया। लेकिन अगर वो चीज़ें हो ही रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अडेप्ट करना पड़ेगा इन्वायरमेंट के थ्रू, ठीक है। अडेप्टेशन एक मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल एट्रीब्यूट से किया जाता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट, ठीक है। तो जैसे कैंगारू रैट नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में है, तो यहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो इंटरनल फैट का यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन करके वाटर बनाता है और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। अब एडेप्टेशन डेजर्ट प्लांट्स का क्या होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन आया है, बहुत ओल्ड है लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। अब डेजर्ट प्लांट्स में कैम साइकिल होती है, ठीक है, थ्रू दी फिजियोलॉजिकल मीन्स, ठीक है। कैम साइकिल फिजियोलॉजिकल में आता है, ठीक है। इनमें मॉर्फोलॉजिकल क्या होगा डेजर्ट प्लांट्स में, तो मैं कह सकती हूँ कि मॉर्फोलॉजिकल, देखो ये तो सारा फिजियोलॉजिकल बात है ना। मॉर्फोलॉजिकल में ये चीज़ आएगी जो हमें दिखता है, क्यूटिकल दिखेगी, है ना। और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा साथ ही साथ, और क्या दिख सकता है कि जो हमारे लीव्स हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई हैं, ठीक है। और क्या दिख सकता है, आप दिख सकते हैं इस स्टेम जो है वो यहाँ पर ग्रीन हो गई है और उसने फंक्शन ले लिया है लीफ का, फोटोसिंथेसिस करने लगी है, ठीक है, फाइकोक्लेट्स बोलते हैं हम जिसे। अब अडेप्टेशन मैमल्स क्या होता है, मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट हैव अ शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू रिड्यूस द हीट लॉस, ठीक है। इसको एलेंस रूल बोलते हैं कि कोल्डर रीजन में यहाँ पे शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, ठीक है, टू मिनिमाइज द हीट लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स हैव अ ब्लवर थिक लेयर ऑफ फैट टू रिड्यूस यहाँ पे हीट लॉस, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं हमारे पास, उनके पास ब्लवर होता है टू रिड्यूस द हीट लॉस, ठीक है। एक मोटी सी स्किन होती है, ऐसे समझ लो फैट की। अब एडेप्टेशन या डायग्राम के थ्रू देखो, है ना, वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट जो है पीडीएफ में वो ये डायग्राम देखो आप। एडेप्टेशन के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, फटाफट कैमल को देख लो जो कि डेजर्ट में रहता है, उसकी बड़ी बड़ी आई लैशेस होती हैं, ठीक है, जो डस्ट आती है उससे प्रिवेंट करने के लिए। हेयर ईयर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे डस्ट बहुत है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, स्मॉलर एडेप्टेशंस हैं कुछ, है ना। अब यहाँ पे देखोगे उनका हम्प होता है, आपने उसका हम्प देखा होगा, तो उसमें वहाँ पे फैट स्टोर होता है। कैक्टस में देखो आप, यहाँ पे कैक्टस में देखो, इट इज़ डांसिंग ना लग रहा है। अब देखो, इट टू रिड्यूस दी वाटर लॉस द लीफ ऑफ द कैक्टस आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइंस, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, और स्टेम्स जो होती हैं वो थिकर हो जाती है टू स्टोर वाटर, और कुछ केसेस में यहाँ पे स्टेम जो होती हैं वो ग्रीन भी हो जाती है और फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करती है, जो कि फाइलोक्लेट्स होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। कैमिलियन जो कि अपना कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट एंड द सिचुएशन, ताकि वो प्रेडेटर से बच सके, ठीक है, इसलिए वो ऐसा करता है। अब यहाँ पे फॉक्स लिविंग इन अ वार्म रीजन हैव अ लॉन्ग ईयर्स, टेल्स एंड वाइड बॉडी सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉक्स जो होता है वार्म रीजन में रहता है, तो यहाँ पे वार्म रीजन में ऑलरेडी रह रहा है तो सब कुछ बड़ा है, क्या बड़ा है, जैसे कि यहाँ पे ईयर्स और टेल्स बड़ा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट यहाँ पे लॉस हो, क्योंकि ऑलरेडी वार्म इन्वायरमेंट है ना। हीट कहाँ प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, जहाँ पे कोल्ड रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तीनों को अच्छे से लिखा है, तीनों से क्वेश्चन बनाए, इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन देखेंगे, पीपल फीलिंग एल्टीट्यूड सिकनेस, स्लोइंग assimilation or to the low oxygen condition by increasing the number of RBC count and breathing rate। तो आप एक सीधी से, जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड, है ना, कह सकती हूँ मैं, हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो यहाँ पे, है ना, RBC का नंबर जो होगा, RBC नंबर जो होगा वो है ज़्यादा भी होता है। नॉर्मल जो पर्सन हाई अल्टीट्यूड पे रहता है या नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मली प्लेन रीजन में रहता है, तो यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड वाले पर्सन में ज़्यादा आरबीसीज होंगी, ठीक है। और डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी टुवर्ड्स दी हीमोग्लोबिन, ठीक है, और बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है हीमोग्लोबिन की वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डिक्रीज़ होगी, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है बट हाई एल्टीट्यूड्स में रहने वाला होता है। तो बाइंडिंग कैपेसिटी मैं कह सकती हूँ कि बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है।
ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट से तो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब देखोगे बायोमैकेनिकल एडेप्टेशन, जो मैराइन फिश होती हैं जो कि डीप ओशन में रहती हैं, उनके वो इस तरीके से अडेप्टेड है हाई प्रेशर, ठीक है ना। डीप ओशन में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है ना, लेकिन वो ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुकी हैं, है ना। आर्के बैक्टीरिया जो कि यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग में रहता है, जिसका टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है, तो वो उसमें अडेप्टेड हो चुका है, ठीक है। अब बिहेवियर एडेप्टेशन क्या होता है, जो बिहेवियर से शो हो सके, जैसे कि यहाँ पे डेजर्ट लिजर्ट है, तो वो बहुत ज़्यादा सन आ रही है ना, तो वो शेड में चली जाती है ना, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। व्हेन टेम्परेचर इज लो तो वो बाहर आ जाती है, सन में आ जाती है, इस तरीके से वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सम एनिमल्स लिव इन बोरोस टू एस्केप द सन, ठीक है, कुछ गड्ढों में रहते हैं ताकि वो सन से भाग सकें। नाउ वी टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। नाउ पॉपुलेशन यहाँ पर होती क्या है, पॉपुलेशन मैंने आपको बताया सिमिलर स्पीसीज़ जो होती हैं वो एक गिवन जोग्राफिकल एरिया में रहती है और एक रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ मेजॉरिटी ऑफ द स्पीसीज लिविंग इन अ ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया शेयर फॉर कॉम्पिटेट फॉर द सिमिलर रिसोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस भी देख लो एक बार, ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं इसमें कि यहाँ पर इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायो, ठीक है, उन्हें नहीं समझ आता, पॉपुलेशन समझ के वो रह जाते हैं बस। नाउ सी पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे मैंने बोला ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सिंगल स्पीसीज। कम्युनिटी क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इकोसिस्टम क्या है, यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज जो होती हैं इंटरैक्ट करती हैं विद दी इन्वायरमेंट, ठीक है। और बायोम क्या है, एक लार्ज एक गिवन जोग्राफिकल एरिया जिसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, रेनफॉल है, वहाँ पर कोई हैबिटेट पाया जाए तो उसे बायोम कह देते। समझ आई बात, ठीक है, ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस करना सीखो, ये चैप्टर इजी हो जाएगा अपने, ठीक है। स्मॉल यूनिट होती है, जैसे मैंने बोला एक ही स्पीसीज है, ये लार्ज यूनिट होती है, ठीक है। ऑल दी इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियरली सिमिलर है। देखो सिमिलर स्पीसीज है, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, तो हम हाथों से ही मेजर लिखते हैं या फिर कोई भी काम है तो मेजॉरिटी जो ह्यूमंस है वो सेम ही काम करता है ना, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली या बिहेवियरली हमारे अंदर का मैकेनिज्म भी एक है, ठीक है। अब डिफरेंट अगर मेंबर्स होंगे, डिफरेंट स्पीसीज़ होंगी, तो वो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वो बिहेवियरली या मॉर्फोलॉजिकली दिखने में भी और बिहेवियर में भी डिफरेंट है। हम ह्यूमंस तो सेम है, ठीक है। बर्ड्स की स्पीसीज़ भी जैसे मान लो कि यहाँ पर किसी की भी स्पीसीज़ ले लो तो वो एक स्पीसीज़ सेम हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन के हैं वो इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली क्योंकि सिमिलर स्पीसीज़ है, लेकिन यहाँ पे इससे इंटरब्रीडिंग एब्सेंट होती है, ठीक है, बट सिमिलर स्पीसीज़ में हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इंडिविजुअल, हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इंडिविजुअल नहीं लेते, हम इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल में क्या होता है वो या तो बर्थ होती है या उसकी डेथ होती है, लेकिन पॉपुलेशन में बर्थ रेट होती है, डेथ रेट होती है। एक सिंगल पर्सन से आप ये तो नहीं कह दोगे ना जाके कि यहाँ पे आपकी बर्थ रेट, डेथ रेट आप बताओ इसकी और उसकी, नहीं, वो हम पॉपुलेशन की कंसीडर करके चलते हैं, ऐसी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। एन इंडिविजुअल इज़ आइदर अ मेल और अ फीमेल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन में हम सेक्स रेशियो कंसीडर करते हैं। इन अ गिवन पॉपुलेशन रेट प्रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड दैट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेट एक्सप्रेसेस एनी चेंज इन नंबर्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कंसर्निंग ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, रेट यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जैसे इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस, 8 न्यू प्लांट्स यहाँ पे रिप्रोडक्शन करके यहाँ पे बने। नाउ सी क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ पहले कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास बर्थ रेट होता है, ठीक है, बर्थ रेट होता है ना, तो बर्थ रेट है हमारा, जैसे मैंने उसे बी से डिनोट कर दिया, स्मॉल बी से, है ना। अब यहाँ पे जो हमारा टोटल बर्थ है ना, टोटल बर्थ रेट जो होगा हमारा वो यहाँ पर हम नेटेलिटी, ठीक है, मैं यहाँ पे एन से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास पॉपुलेशन नई बनी, आखिर में कितने बर्थ हुए हैं, तो यहाँ पे मैं इसे बी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो एक यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे अगर मुझे बर्थ रेट निकालनी है तो मैं देखूँगी कितना यहाँ पे बर्थ हुआ है एक्चुअली, और पहले कितनी टोटल पॉपुलेशन थी, यानी कि एन, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसे करते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं।
देखो यहाँ पे देयर वर 20 लोटस इन दी प्लांट्स, तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि टोटल 20 थे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 न्यू बने, तो मेरे को एक बात बताओ, 8 न्यू बने, ठीक है, न्यू यहाँ पर आए हैं। अब जो पहले थे उसमें से हटा के ही तो न्यू आए हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो यहाँ पे बर्थ रेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 80 तो आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है ना, मैंने कैसे करी, ओके। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एज पिरामिड फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। नाउ सी, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जो है वो हमारी इंडिया की ऑब्वियस है। अब तो हमारा इंडिया फर्स्ट आ रहा है टू द वर्ल्ड फॉर अबाउट द पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखें, हमारा जो कर्व है वो यहाँ पे पिरामिड शेप आ रहा है, ट्रायंगुलर आ रहा है, तो पॉजिटिवली यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव टॉप पे होता है। स्टेबल वाले में आप देखोगे यहाँ पे दोनों प्री एंड रिप्रोडक्टिव स्टेबल ही हैं, और यहाँ पे डिक्लाइनिंग में देखोगे आप तो डिक्लाइनिंग हो रही है, जैसे यूएस, कुछ ऐसी यूएस कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। अब इन तीनों में डिफरेंस देखो और क्वेश्चंस देखो कितने आए हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिख रहे हैं हाईलाइट होके। अब ट्रायंगुलर एज पिरामिड में देखोगे ग्रोथ यहाँ पे हो रही है पॉपुलेशन की, नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं, दिख रहा है ना आपको, जैसे हमने कर्व बनाया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास, देखो यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे हमारे पास प्री ज़्यादा है, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो क्यों, रीज़न क्या है कि यहाँ पे क्यों ज़्यादा हो रही है पॉपुलेशन, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्ट के बाद रिप्रोडक्शन शो करेंगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। अब जो नंबर ऑफ़ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो मॉडरेट, वाइल द नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इज फ्यूअर। अब देखोगे आप ऊपर पोस्ट है तो ऊपर तो बहुत कम है ना कंपेयर टू दैट ऑफ प्री, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बेल शेप्ड वाले में आप देखोगे कि पॉपुलेशन यहाँ पे स्टेबल है, नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो होते हैं यहाँ पे बहुत कम होते हैं, स्टेबल होते हैं, नाइदर ग्रोइंग नॉट डिमिनिशिंग, ठीक है, ऐसा कुछ हम देखते हैं। अब अर्न शेप्ड वाले में देखोगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग होगी। द प्रोपोर्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज हायर देन द इंडिविजुअल इन द प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ठीक है। तो द नंबर ऑफ ए पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज ऑल्सो फ्यू, है ना, यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। अब पॉपुलेशन ग्रोथ देखो आप, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से होगी अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे बड़ा नेटिलिटी क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है टोटल बर्थ्स हैं, बर्थ रेट, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ पे टोटली हम देखते हैं नेटिलिटी को, ठीक है, और मॉर्टेलिटी यहाँ पे कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे मॉर्टेलिटी क्या है, डेथ, ठीक है, तो डेथ, और नेटिलिटी क्या है, बर्थ, और इमिग्रेशन क्या है, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन में आया, ई माइग्रेशन क्या है, पॉपुलेशन से चला गया। तो मैं कह सकती हूँ कि नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन आर गिविंग द पॉजिटिव साइन फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, एंड मोर्टेलिटी इमिग्रेशन जो होती है वो नेगेटिव शो कर रही है। तो मैं कह सकती हूँ नेटिलिटी क्या है, इसे नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग एन अ गिवन पीरियड ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, और मोर्टेलिटी क्या है, इसे नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड। इमिग्रेशन क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि एक नए एरिया में आए हैं, ठीक है, या कोई से भी एरिया में आए। और ई माइग्रेशन क्या है, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स जो कि लेफ्ट कर गए अपनी एक हैबिटेट को एक टाइम कंसिडरेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे ये रहा अच्छा सा ग्राफ समझने के लिए, ठीक है, इसको अपने मन में 2-3 बार स्क्रीनशॉट ले लो तो याद हो जाएगा, अपने मन में एक बार अच्छे से देखो इसको। हमने क्या करा, इमिग्रेशन से हम एक नए एरिया में आए और ई माइग्रेशन से हम चले गए, ठीक है, और यहाँ पे मॉर्टेलिटी क्या है, डेथ, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को डिक्रीज़ कर रहा है, नेटिलिटी इंक्रीज़ कर रहा है, ओके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो पहले देख लेंगे हम, तब आगे बढ़ेंगे। एन इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ गिवन टाइम, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ गिवन टाइम यहाँ पे ये आ सकती है, ठीक है, एन प्लस बी आई, अभी हम इसको देखेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस व्हेन बी एंड आई इंक्रीजेस एंड डी एंड ई डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहे साइंस, इसको अच्छे से देखो, है ना, तो बी और यहाँ पर हम कह सकते हैं आई से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, माइनस हम कह सकते हैं डी प्लस ई, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर,
ठीक है, ये चीज़ हमारी क्या बना रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जो भी अभी मैंने आपको बताया। तो ये इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में बर्थ एंड डेथ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। एक नया हैबिटेट जो कॉलोनाइज्ड होगा, इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो अंडर द नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि एक पॉपुलेशन डेंसिटी को। ठीक है, तो बर्थ और डेथ्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। बट जब भी एक नया कोई एरिया कॉलोनाइज्ड हुआ है तो आप देखोगे वहाँ पर इमिग्रेशन जो होता है वो मेजरली वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये बात आप समझे। अब यहाँ पे ग्रोथ मॉडल्स देखेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको हम जे शेप्ड ग्रोथ बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ या फिर सिग्मॉइड ग्रोथ बोलते हैं। सो हम बात करें एक्सपोनेंशियल और जे शेप्ड ग्रोथ की, लॉजिस्टिक ग्रोथ और सिग्मॉइड ग्रोथ की। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो तब होती है जब आपके अनुसार सारी कंडीशन हो जाए, आपके अनुसार रिसोर्सेज अबंडेंट हो जाए। अब रिसोर्सेज अबंडेंट हो गए तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो होगी कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड चली जाएगी। एक इकोसिस्टम की भी यहाँ पे कैरी करने की कैपेसिटी होती है ना, उसको हम के बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे स्टेशनरी और स्टडी फेज को हम सेल्डम अचीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, अभी हम उससे समझेंगे, क्या कहते हैं, ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, इट हैज़ अ 2 फेजेस, लैग एंड लॉग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही फेजेस होते हैं, मतलब बस पॉपुलेशन इंक्रीज़ ही करती जा रही है। ठीक है, पॉपुलेशन बस इंक्रीज़ ही करती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इट ऑकर इन अ फ्यूअर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एल्गल ब्लूम में ऐसा होता है, कुछ इंसेक्ट्स ऑफ द स्पीसीज। ठीक है ना। और लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है वो रियल कंडीशन में होती है, जो सब कुछ जहाँ पे रियल है, जहाँ पे रिसोर्स कम है ना, पॉपुलेशन सेल्डम ग्रोज बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे एक के मेंटेन रहेगा। ठीक है, के यहाँ पे मेंटेन रहेगा और यहाँ पे स्टेशनरी स्टडी फेज इज रीच्ड। ठीक है, यहाँ पे स्टेशनरी फेज क्या होता है मैं आपको बता दूँ। एक जो यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे कह सकती हूँ हमें नंबर ऑफ स्पीसीज इधर वाई एक्सिस पे, और एक्स पे मैं क्या क्या कह सकती हूँ कि टाइम ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि जैसे हमारे पास एक यहाँ पर होता है लैग, लॉग एंड यहाँ पे हमारे पास ये होता है स्टेशनरी फेज। ठीक है, और इसके बाद डेथ फेज भी आता है, और ये हमारा जो है ये हमारा है लॉग फेज, ये हमारा है लैग फेज। ठीक है, समझ आई बात। आई होप मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से बता दिया, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है। इसके पास 4 फेज होता है, लैग, लॉग, डिक्लेरेशन एंड स्टडी। ठीक है, डिक्लेरेशन जो हमारे स्टेशनरी फेज के बाद डेथ फेज भी आता है। अकर इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो कि मेंबर्स वाइल्ड लाइफ में होते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज़ n है, पर कैपिटा रेट b है, पर कैपिटा दैट जो है यहाँ पे ले रहा है। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन n ड्यूरिंग द यूनिट टाइम पीरियड, तो यहाँ पे हम उसको dn/dt ले रहे हैं, b - d कर रहे हैं, यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कर रहे हैं इंटू n विच इज़ पॉपुलेशन साइज़। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि dn/dt इज़ इक्वल टू rn। ठीक है, r क्या है यहाँ पे, इट इज़ अ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नेचुरल इंक्रीज होगा तो वो यहाँ पे आर हम कह रहे हैं। इंट्रिंसिक रेट क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि हमें यहाँ पे एसेस करने में मदद करता है टू द इम्पैक्ट ऑफ द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, फॉर नॉर्वे रेट्स आर की वैल्यू इतनी है 0.015, और यहाँ पे बीटल के लिए इतनी है। इन ह्यूमन पॉपुलेशन 1981 में आर की वैल्यू ह्यूमन पॉपुलेशन के 0.0205 आई थी। ठीक है, और इंडियन ह्यूमन पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 0.0147 आई थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, लेकिन आई जस्ट सेइंग कि हाँ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे और समझेंगे डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या है टाइम, वाई एक्सिस पे क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी। प्लीज़ इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, योर फोकस शुड बी हैव फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ द चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले जो मैं बात कर रही हूँ वो यहाँ पर है ग्राफ किस तरीके से बन रहा है। सी बच्चों, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर आपके पास ए और बी इस तरीके से नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये
AIPMT में दिखा रहा है, लेकिन ये नीट में भी प्रीवियसली आ चुका है, अभी रिसेंट में भी इससे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बात की जा रही है, यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व है ये। ठीक है, पहली चीज़। अब यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे एक के की लाइन बनाई गई है डॉटेड, कैरिंग कैपेसिटी जो कि हमारी के होती है। ओके, नाउ सी, ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले ए में देखोगे, ए क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दर्शा रहा है, जहाँ पे डायरेक्टली बस ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अबेंडेंट रिसोर्सेज, बट एट द बी टाइम यू सी देयर वाज लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, सो यहाँ पर हमारा dN/dt इज इक्वल टू Rn, कैरिंग कैपेसिटी का भी यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है। क्या है ये एक्सप्रेशन है जिसमें के इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पे इसका कर्व कैसा है, इस कर्व को हम सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी आपको बता दूं, ये एक्सप्रेशन जो है K-N/K, ये हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं कह सकती हूँ इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। अब मेरे को आप यहाँ पे बताओ कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंट यहाँ पे रेजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो हमारी इसमें भी आ रही थी dN/dt इज इक्वल टू Rn, बट इसमें क्या क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं, 1 मिनट सोच के आप मुझे बताओ। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि यहाँ पर पहला हो सकता है कि यहाँ पे मिनरल डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक है ना, रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, रिसोर्स कम हो सकते हैं, ये तो ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है। ठीक है, स्पेस कम हो सकता है। ठीक है, ये सारे यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये सारे यहाँ पर दे रखे हैं इनके एक्सटेंडेड फॉर्म, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, जब यहाँ पे प्लॉट एक्सपोनेंशियल है, बी क्या है, ये लॉजिस्टिक है, कि कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, और ये यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो ये लॉग की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें तो इसमें भाई लॉजिक है, इसलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ है, मोर रियलिस्टिक ग्रोथ है ये। लिमिटेड फूड रिसोर्सेज और लीड टू कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल, ऑब्वियस सी बात है, जो कि रियल सिचुएशन होती है। फूड यहाँ पर रिसोर्सेज कम होते हैं, कंपटीशन भी होता है रियल लाइफ में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे एक पॉपुलेशन जो ग्रो करी है हैबिटेट में, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो इनिशियली एक लैग फेज शो करेगा, फॉलोड बाय द फेजेस ऑफ एक्सलेशन एंड डी एक्सलेशन फाइनली एसिम्पटोट फेज। ठीक है, तो ये एसिम्पटोट फेज क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर ये कर्व बनाया ऊपर वाला ही, तो यहाँ पर जब n इज इक्वल टू k आ जाए, ठीक है, तो इसको ही हम बोल देते हैं यहाँ पे एसिम्पटोट, यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये फेज। ओके, ये बात आपको समझ आई। ओके, now this is the thing that I want to highlight here. This curve is also known as World Health PRS logistic growth. ठीक है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमने अभी वहाँ पे इक्वेशन देखी, बस वही इक्वेशन है ना। आर इंट्रिंसिक रेट है और के कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन देखोगे, डार्विनिस्ट फिटनेस शो द पॉपुलेशन इवॉल्व मैक्सिमम एंड द रिप्रोडक्टिव फिटनेस शो हाई आर वैल्यू। अब आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन होता क्या है, एक बार समझो इसको। नेटिलिटी इज़ हाई आर सिलेक्शन में, नेटिलिटी इज़ लो। अब आर सिलेक्शन क्या है यहाँ पे और के सिलेक्शन क्या है। ठीक है, तो डार्विन फिटनेस ने शो करा था पॉपुलेशन को इवॉल्व टू मैक्सिमाइज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अब यहाँ पे नेटिलिटी हाई होगी आर सिलेक्शन में, मतलब ज़्यादा बर्थ्स होंगे, और नेटिलिटी कम होगी कैरिंग कैपेसिटी यानी कि के सिलेक्शन में। ठीक है, द साइज ऑफ द इंडिविजुअल is small but the population seldom reaches carry capacity due to the high degree of predation. साइज ऑफ द पॉपुलेशन वो छोटी रहेगी, लेकिन जो पॉपुलेशन सेल्डम है वो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी पे रीच हो जाएगा ड्यू टू द हाई डिग्री ऑफ प्रेडेशन। तो यहाँ पे प्रेडेशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे वो उधर पहुँच जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल साइज इज़ लार्ज एंड लॉन्जिविटी इज़ हाई। ठीक है, एंड पॉपुलेशन एग्जिस्ट रहता है कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन साइज आर सिलेक्शन में बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेडिक्शन ज़्यादा होगा, तो वो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी वो रीच हो ही जाएगी। लेकिन के सिलेक्शन में क्या है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल साइज ज़्यादा बड़ा है, तो उसकी जीविका जो है, लॉन्जिविटी जो है वो बढ़ जाएगी और पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ग्रुप लॉयल्टी एंड पेरेंटिंग यहाँ पे लैकिंग होती है।
अब आर सिलेक्शन में जैसे कि यहाँ पे रैबिट भी दे रखा है, फिश को देख लो एक बारी ब्रॉड टर्म में कंसीडर करके, बहुत सारे यहाँ पे अगर बहुत छोटे छोटे स्पीसीज होंगे तो प्रेडेशन का खतरा भी ज़्यादा रहता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेडेशन का खतरा रहेगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे नेटिलिटी या बर्थ्स ज़्यादा होते हैं, प्रेडेशन का खतरा भी ज़्यादा होता है, साइज़ स्मॉल होता है, इसीलिए नेटिलिटी यहाँ पे कम है, ठीक है, बर्थ कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे साइज़ बहुत बड़ा होता है जो कि यहाँ पे सर्वाइव करने के एबल होता है, तो लॉन्जेविटी इसकी हाई होती है ना। तो ग्रुप लॉयल्टी यहाँ पे पेरेंटिंग ज़्यादा होती है, जैसे वुल्फ, या हमको भी आप रख के देख ही सकते हो, ठीक है। अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है क्या? पॉपुलेशन क्या है? पहले तो स्पीसीज है ना, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया, ये पॉपुलेशन है। अब वो स्पीसीज एनिमल की हो, प्लांट की हो, माइक्रोब की हो, किसी की भी हो, वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं रह सकती है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्ट होना ही पड़ेगा। अब यही इंटरेक्ट करेंगे आपस में, तो इसी से यहाँ पे बायोलॉजिकल कम्युनिटी फॉर्म होती है, ठीक है। कम्युनिटी होती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज इंटरेक्ट करती है आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके की यहाँ पर, एक यहाँ पे क्या होती है, स्पीसीज या इंटरेक्शन होती है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन और इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन और एक यहाँ पे होती है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक क्या है और इंट्रा स्पेसिफिक क्या है? एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक जो होगी वो होगी बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, और यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक क्या होगी? विद इन दी सेम स्पीसीज। आई होप सो ये दो टर्म्स क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको मतलब पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर क्या कह रहा है ये पॉइंट, इंटर स्पेसिफिक वो होते हैं, ऐसी इंटरेक्शंस होती हैं जो कि यहाँ पर बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर हो, ठीक है। अब इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो होती है, जो कि बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज होती है, वो बेनिफिशियल भी हो सकती है, वो डेट्रीमेंटल भी हो सकती है, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि नेगेटिव भी हो सकती है किसी एक के लिए या दोनों के लिए, और न्यूट्रल भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन की। अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन में टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, जैसे कि म्यूचुअलिज्म हो सकती है। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पर बोथ दी स्पीसीज आर बेनिफिटेड फ्रॉम द म्यूचुअलिज्म, जैसे कि हमें दिख रहा है कंपटीशन में दोनों को ही नेगेटिव होगा, ठीक है, दोनों के लिए, जैसे कि बैलेनस एंड कैथामेलस। अगर हम बात करें प्रेडेशन की, तो यहाँ पे किसको फ़ायदा होगा? प्रेडेटर को फ़ायदा होगा और प्रे को नुकसान होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे जैसे टाइगर और डियर। और यहाँ पे पैरासिटिज्म में देखोगे तो अगेन यहाँ पर आप देखोगे कि प्रेडेटर स्पीसीज ही बेनिफिटेड होगी, जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक में उसको बेनिफिट मिल रहा है, हम तो होस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं ना उसके लिए, जैसे कि मलेरिया, किसकेटा, ठीक है। और कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है और दूसरा न्यूट्रल रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वन स्पीसीज इज़ बेनिफिटेड एंड अदर इज़ नाइदर बेनिफिटेड नो हार्म, ठीक है। जैसे कि जो इग्रेट ग्रेजिंग, द इग्रेट एंड द ग्रेजिंग कैटल, ठीक है, कैटल के ऊपर यहाँ पे इग्रेट होती है, तो जब कैटल यहाँ पे ग्रेज करती है तो इग्रेट यहाँ पे अपना बेसिकली फूड ले लेती है उससे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका तो फ़ायदा हो गया ग्रेट का, लेकिन कैटल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसने अपनी ग्रीन ग्रास बस खा लेनी है ना। इस तरीके से सी एनिमल एंड फिश। अब यहाँ अमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान होता है और एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वन स्पीसीज हार्म व्हेयर्स अदर स्पीसीज इज अनअफेक्टेड। पेनिसिलियम किलिंग बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया के लिए तो ये नेगेटिव है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म में आप देखोगे कि दोनों को दोनों का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हो माइक्रो फंगस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन फॉर इसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड साइनोबैक्टीरिया। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि लाइकन्स जो हैं इन बिटवीन फंगस प्लस साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ बैक्टीरिया, ओके। और यहाँ पे मैं माइक्रोराइजा क्या बोल सकती हूँ, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। माइक्रोराइजा जो होता है उसमें होता है फंगस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट,
रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इन दोनों का फंक्शन यहाँ पे बताया गया रोल, जैसे कि फंगस जो होता है वो यहाँ पर क्या करता है, फंगस क्या करता है, ये हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये यहाँ पर बढ़िया से उग जाता है और सॉइल से जितने न्यूट्रिशन होते हैं वो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया को दे देता है ना। तो साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे फंजाई विद द एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट, वो साइनोबैक्टीरिया हमारा फोटोसिंथेसिस करके यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट वगैरह बना देता है और यहाँ पे इससे ही यहाँ पे म्यूचुअलिज्म ऐसे चलता है बीच में, ठीक है। अब माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा फंगस अगेन एब्जॉर्ब कर लेता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट्स, और यहाँ पे रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया भी प्रोवाइड कर देते हैं और एट द सेम टाइम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए को एवोल्यूशन म्यूचुअलिज्म इज द प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, ठीक है। फिग स्पीसीज जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ वास्प स्पीसीज से ही पॉलिनेट हो सकती है, वो और किसी से पॉलिनेट नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स उन्हें नेक्टर देते हैं और पॉलन देते हैं, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉलिनेटर्स आते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं यहाँ पर एनिमल्स पॉलिनेट फ्लावर, एनिमल्स का भी काम बन जाता है, यहाँ से पॉलिनेशन हो जाती है और यहाँ पे जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनका भी काम बन जाता है, उन्हें नेक्टर मिल जाता है, ठीक है। अब फिग प्लांट भी जो होता है, ये यहाँ पे फिग प्लांट क्या आता है, वो भी पोजीशन के लिए जगह दे देता है और सीड भी वहाँ से उसके डेवलप करवाते हैं और वास्ट वहाँ पे उसको पॉलिनेट कर देता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख रहे हो इमेजेस। अब यहाँ पे सेक्सुअल डिसिटेना ओफायरस क्या होता है कि एक पेटल ऑफ द ओफायरस फ्लावर जो होता है वो फीमेल ऑफ द बी की तरह बी साइज़ की ही यहाँ पे इस तरीके से शेप बन जाती है, वो फीमेल ओफायरस ही लगता है, ठीक है। तो मेल आके वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। मेल बी इज अट्रैक्टेड टू द ओफायरस एंड बिकॉज इट परसीव्स एज अ फीमेल इट pseudocopulates it. During the pseudocopulation with the flower bees are dusted with the pollen, ठीक है। तो pollen यहाँ पर आ जाता है। when same bee pseudocopulate with another flower it transfer pollen to it and thus pollinates the flower, ठीक है। तो ये इस तरीके से पॉलिनेशन भी हो जाता है और यहाँ पर ये चीज़ हमने देख ली। अब बात करते हैं कंपटीशन की। कंपटीशन एज द नेम सजेस्ट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट, ठीक है। कंपटीशन इज देयर, तो कंपटीशन रेफर्स टू द rivalry between or among the living things for obtaining the resources like territory, resources, goods and mates, कुछ भी चीज़ को पाने के लिए यहाँ पे कंपटीशन हमें देखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपटीशन इज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ ए वन स्पीसीज, वो हम यहाँ पे आर के टर्म्स में देखते हैं, इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन अ प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल जो है ना, अबिंगडर टोर्टोइस इन अ गैलापागोस आइलैंड become extinct within a decade after the goats were introduced on the island due to the greater browsing efficiency of the goat। हुआ क्या यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर पहले अबिंगडर टोर्टोइस थे और बहुत सारी यहाँ पे घास थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ शॉर्ट में कि यहाँ पे अबिंगडर टोर्टोइस थे, ठीक है। फिर यहाँ से बाहर से मैंने क्या गोट्स ला दिए, तो गोट्स ने क्या करा, इसको एक्सटेंड कर दिया, है ना, इसको ख़त्म कर दिया ये स्पीसीज़ को। तो यहाँ पर ये स्पीसीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ सुपीरियर की तरह एक्ट करी, तो ये क्या है यहाँ पे सुपीरियर स्पीसीज़ है और ये क्या है इन्फीरियर स्पीसीज़ है, ठीक है। सभी ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इम्पोर्टेंट था, तो ये कंपटीशन के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरफेरेंस कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें कि फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ ए वन स्पीसीज रिड्यूस टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज इवन इफ रिसोर्सेज फूड आर अबंडेंट, ठीक है। अब इंटरफेरेंस जो कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है कि फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ ए वन स्पीसीज रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू द इंटरफेयरिंग इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, है ना। अभी हम देख रहे हैं इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, अगेन द टू टर्म्स आर कमिंग। अब दोनों में देखो, पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, इंट्रा स्पेसिफिक, पहले हमने क्या पढ़ा था, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ी थी और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ी थी। इस बार हम पढ़ रहे हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एंड इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अगेन आप लोग मुझे बताओ, इंटर क्या होता है, विद इन द होता है या बिटवीन द होता है। देखो इंटर जो होती है ना वो क्या होता है, बिटवीन द स्पीसीज होती है, और इंट्रा होता है विद इन द स्पीसीज। तो इट इज़ अ कॉम्पिटिशन व्हेन अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है। यहाँ पे सेम स्पीसीज में होता है, ठीक है।
और एक कंपटीशन इज अमंग द डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकती हूँ कि विद इन द स्पीसीज हो रहा है। ठीक है, ये टर्म क्लियर कराना चाहती हूँ कि वहाँ पे हमने विद इन बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे इंटरेक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कंपटीशन की बात हो रही है। तो जब कंपटीशन सेम स्पीसीज में होगा तो उसे हमें इंटरा स्पेसिफिक बोल देंगे, और इंटर स्पेसिफिक बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, कंपीटिंग इंडिविजुअल हैव ए सिमिलर टाइप ऑफ अडेप्टेशन, एक ही टाइप की अडेप्टेशन होगी सबकी। और इंटर स्पेसिफिक में देखेंगे तो कंपीटिंग इंडिविजुअल्स हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशन। ठीक है, ये मोर सीवियर ड्यू टू द सिमिलर नीड्स, ये ज़्यादा सीवियर होती है क्योंकि एक स्पीसीज़ की एक सिमिलर नीड होती है। जैसे कि नीट की सीट है या एग्जामिनेशन हमारा मेडिकल है, तो यहाँ पे ज़्यादा सीवियर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ही कंपटीशन या एक ही सीट के लिए बहुत सारे बच्चे लड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। और ये लेस सीवियर है एज द सिमिलर नीड्स आर फ्यू एंड अडेप्टेशन आर डिफरेंट। ठीक है, अगर आपकी ही फील्ड के, आपके और कहीं फील्ड के तो बच्चे नहीं आते हैं, जैसे कॉमर्स के नहीं आ रहे हैं, तो ये इस तरीके से इंटर स्पेसिफिक हो गए। ठीक है, वो अपना अलग प्रिपरेशन करोगे, आप अलग करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से लेके चलना है। अब कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है? सो नाउ वी सी द कॉम्पिटिटिव रिलीज। नाउ कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होती है कि एक स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो जोग्राफिकल एरिया, मतलब एक स्पीसीज की डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन वो जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया है एक छोटे से जोग्राफिकल एरिया में। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीसीज, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज, उससे सुपीरियर स्पीसीज प्रेजेंट है। ठीक है, व्हेन द अदर कॉम्पिटिटिव स्पीसीज, जब उसे दूसरी कॉम्पिटिटिव स्पीसीज को जब उससे हटा दिया गया एक्सपेरिमेंटली, तो देखा गया कि जो स्पीसीज जो थी वो वहाँ पर एक्सपेंड हो गई, इन्फीरियर वाली स्पीसीज जो है वो एक्सपेंड हो गई जब सुपीरियर वाले को हटा लिया गया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कॉर्नेस एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट शोड दैट एन रॉकी सी कोस्ट, स्कॉटलैंड में ये किया गया था, रॉकी सी कोस्ट पे, द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिव सुपीरियर बार्निकल बैलेनस डोमिनेट्स द इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बार्निकल कैथामेलस। अब हुआ क्या यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर मैंने एक सी कोस्ट बना दी। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पर, ये एक स्पीसीज सपोज कर लो कि ये मैंने बना दी, यहाँ पे हमारे पास ये है, हमारे पास बार्निकल बैलेनस। ठीक है, बार्निकल बैलेनस। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर ये प्रेजेंट थी, ये सुपीरियर स्पीसीज है ना। अब जब ये प्रेजेंट थी, यहाँ छोटी छोटी सी स्पीसीज प्रेजेंट थी, किसकी? ये स्पीसीज मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, बार्निकल कैथामेलस। आई होप ये विजिबल है आपको, कैथामेलस। मैं दोबारा लिख देती हूँ, कैथामेलस। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटली इसको हटा दिया, ठीक है, हमने इसको हटा दिया एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, जब हमने इसको हटाया तो क्या हुआ, जब हमने इसको हटा दिया यहाँ से, तो सडनली क्या हुआ ना, यहाँ पर इस कोस्ट पे यहाँ पर इसकी स्पीसीज़ जो हैं वो बढ़ गई। ठीक है, बार्निकल कैथामेलस की स्पीसीज़ बढ़ गई। तो यहाँ पर ये तो सुपीरियर था जब ये प्रेजेंट था, पर इसको एक्सपेरिमेंटली हटाया तो हमें पता चला कि इन्फीरियर वाली जो स्पीसीज़ है वो एक्सपेंड कर गई। इसी को ही हम कॉम्पिटिटिव रिलीज बोलते हैं। आई होप सो मैंने आपको कॉन्सेप्ट इजीली बता दिया है, और ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नहीं, अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन बच्चे मैं चाहती थी कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो देखते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। वो कहता है कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिट करते हैं फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट indefinitely and the competitively inferior one will be eliminate eventually। मतलब गॉस का ये कहना था कि सुपीरियर वाली ही ज़िंदा रहेगी। ठीक है, दोनों साथ में, सुपीरियर इन्फीरियर साथ में नहीं रह सकती हैं, और सुपीरियर वाली ही यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ओके, तो वो कभी साथ में कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, है ना। टू कम्बैट द एक्सक्लूजन स्पीसीज फेसिंग कॉम्पिटिशन इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट कोएग्जिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल द रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, तो इसी को हटाने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, है ना, वो अभी हम आगे देखते हैं, है ना, मैक ऑथर। उन्होंने शो किया कि यहाँ पर 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वार्बलर्स की जो कि लिविंग रहती हैं एक सेम ट्री पे,
वो क्या करते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं अपने खाने का, ठीक है। टू रजिस्ट अ कॉम्पिटिशन दे कोएग्जिस्ट टुगेदर ड्यू टू द बिहेवियर डिफरेंस ऑफ द फॉरेजिंग एक्टिविटी, ठीक है। उनका खाने का टाइम जो है और एरिया जो है वो अलग कर लिया था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या करा था कि किसी ने पेड़ के एक साइड पे खा लिया और किसी ने दूसरा पार्ट ले लिया है, कोई दिन में खा रहा है, कोई रात में खा रहा है ना, और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न होते हैं, टाइम से अलग होते हैं, फीडिंग पैटर्न अलग होता है, कुछ इस तरीके से शेयर कर लिया था उन्होंने रिसोर्स। अब प्रेडेशन देखते हैं, प्रेडेशन क्या होता है। प्रेडेशन में देखते हैं, एक को तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है प्रेडेटर को, दूसरे के लिए नेगेटिव होता है, ठीक है। इट्स अ नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फिक्स्ड बाय द प्लांट टू अ हायर ट्रॉफिक लेवल। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर नेचुरली ये चीज़ हो रही है तो नेचर चाहता है कि हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो, ठीक है। नेचर में हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो कर रहे हैं इट्स अ प्रॉब्लम और इट्स गोइंग टू बी कॉज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रेडेटर्स प्ले अदर इम्पॉर्टेंट रोल्स बाय कीपिंग द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। तो प्रेडेटर्स जो नेचर में जो प्रेडेटर भगवान ने दिए हैं, हमें गॉड ने दिए हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं और ये कहीं ना कहीं वे है कि एनर्जी हमारे ट्रांसफ़र रहे, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ एक्सॉस्टिक स्पीसीज, जब एक एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर जाती है एक जोग्राफिकल रीजन में, दे क्विकली बिकम इन्वेजिव एंड प्रोलिफरेट बिकॉज द इन्वेड टेरिटरी लैक्स द नेचुरल प्रेडेटर, ठीक है। जैसे कि हमने किस में पढ़ा था, बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा था, ठीक है। लेक विक्टोरिया में जो थी, यहाँ पे नील पर्च डाल दिया था, है ना, तो यहाँ पर स्पीसीज़ ख़त्म हो गई थी, चिकलेट फिश, है ना, वो एग्जांपल याद है, इसी तरीके का है। नील पर्च डाल दिया था, चिकलेट फिश वहाँ पे ख़त्म हो गई थी, ठीक है। वो चैप्टर भी मैंने डिटेल में करा दिया है, जाके वीडियो चेक कर लेना, मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे, ठीक है। उसमें तो मैंने हैंड रिटन नोट से कवर कराया था, यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट, मेन पॉइंट्स मैंने वहाँ पे लिखे हैं, है ना। तो ये प्रेडेटर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। डिफेंस जो होता है यहाँ पर यूज़ बाय द प्रे टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन, ठीक है। अब इतना डिफेंस हो रहा है तो क्या करते हैं, कुछ बटरफ्लाई जो होती हैं उन्हें मोनार्क बटरफ्लाई कहती हैं, वो ना अपना ऐसा बदल लेते हैं केमिकल्स के थ्रू। इट्स हाईली डिसटेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर बट बिकॉज ऑफ द केमिकल प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही बेकार टेस्ट करती हैं ये, ठीक है। तो इन्हें कोई खाना ही पसंद नहीं करता प्रेडेटर। सम स्पीसीज आर पॉइजनस देयरफॉर अवॉइड बाय द प्रेडेटर्स। इंसेक्ट्स और फ्रो आर क्रिप्टिकली कलर्ड, है ना, कैमोफ्लाज्ड होते हैं ताकि वो इजीली डिटेक्ट ना हो सके फ्रॉम द प्रेडेटर। पैरासाइट क्या होता है, अगेन यहाँ पे एक होस्ट होता है यहाँ पे और एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट डायरेक्टली यहाँ पे होस्ट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, या फिर यहाँ पे पैरासाइट अडेप्टेशन कर लेता है जिससे हमें प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, ठीक है। इनमें क्या होता है कि कोई ऐसा सेंस ऑर्गन नहीं होता है ना। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन, इनमें सकर प्रेजेंट होता है, हाई रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है इनकी, है ना। दिस साइकिल्स ऑफ द पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स बिटवीन हैबिट, इनकी साइकिल्स होती है ना वो कॉम्प्लेक्स होती है, बस ये समझ लो आप, है ना। आप पैरासाइट्स देखेंगे, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, पैरासाइट्स जो कि दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट, और पैरासाइट्स एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं वो जो इंटरनली यहाँ पे फीड करते हैं ऑफ द बॉडी। सिंपल लाइफ फॉर्म होती है जो एक्टोपैरासाइट होते हैं, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम एक्सप्लाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द एक्टोपैरासाइट्स आर लाइस ऑन ह्यूमन एंड टिक्स ऑन दी डॉग्स, और यहाँ पे एस्कैरिस एंडोपैरासाइट की तरह एक्ट होता है, ठीक है। कस्कटा इज एन एक्टोपैरासाइट इन अ प्लांट, इज कॉमनली फाउंड इन अ ग्रोइंग हेज ऑफ द प्लांट एंड हैज़ लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स, ठीक है। तो ये एक्टोपैरासाइट की तरह एक्ट करता है ऑन दी ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है। तो ये प्लांट्स में यहाँ पे पैरासाइट की तरह है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, कस्केटा प्लांट आपको दिख रहा है यहाँ पे, बी में आपको कैटल टेप बॉम दिख रहा है, एंडोपैरासाइट है ये, और यहाँ पे डॉग फ्ली दिख रही है, एक्टोपैरासाइट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, इट इज़ अ पैरासिटिज्म जिसमें कि पैरासाइट बर्ड जो होता है वो ले कर देती है इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट एंड लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट दैम, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे का काम बन जाता है, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे एग्स रखे हैं, तो क्या होता है ना कि एक जो यहाँ पर बर्ड होती है, पैरासिटिक बर्ड जो कह लो, वो यहाँ पे अपना एग जो होता है किसी और के होस्ट में यहाँ पे रख देती है, तो वहाँ पर क्या होगा, इंक्यूबेट होने देती है, और यहाँ पे वो अंडा क्या होता है आगे जाके क्रैक होता है, तो तब उससे जाके पता चलता है दैट इट्स नॉट द एग, ठीक है, ओके। लेकिन वो दिखता कुछ उसी तरीके का थोड़ा थोड़ा, है ना।
अब यहाँ पे कमेंसलिज्म क्या होता है, अब यहाँ पे कमेंसलिज्म में क्या होता है, इंटरेक्शन इन विच द वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर हार्म्ड एंड नॉर बेनिफिटेड। ठीक है, जैसे ऑर्किड ऑफ द ग्रोइंग एपिफाइट, ये मैंने अभी आपको बताया, ऑर्किड growing as an epiphyte on a mango branch। ठीक है, barnacle growing on the back of the whale, the cattle, egret and grazing cattle, ये मैंने अभी आपको बताया था, sea anemone and the clown fish। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आया था, the fish gets protected from the predator which is stay away from the stinging tentacles, the anemone does not appear to derive any benefited by the host the clone। ठीक है, तो यहाँ पे फिश आके छुप जाती है लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है सी एनेमोन एंड क्लाउन फिश, इग्रेट्स वाला भी यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर हमने चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट टाइम से मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ाऊँ या इनके साथ। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब करके जाना बच्चे। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।